पहले एपिसोड में हमने बताया कि कैसे संघ निर्माण में बंगाल की भूमिका रही, कैसे राजनीति की तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का झुकाव हुआ, कैसे दीनदयाल उपाध्याय संघ से प्रभावित हुए। इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पंडित नेहरू की गलत नीतियों का विरोध किया और कैसे उन्होंने बंगाल और पंजाब के पाकिस्तान में विलय का विरोध किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब राजनीति में प्रवेश करते हैं तो वो दौर बंगाल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का था। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन प्रांत के चुनाव में कांग्रेस का मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी का गठबंधन अंग्रेजों के कहने पर होता है। अंग्रेजों की इसके पीछे मंशा बताई जाती है कि अंग्रेजी हुकूमत लीगी सरकार बनवाकर काफी खुश थी, क्योंकि मुस्लिम लीग की सरकार बंगाल में तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता का खेल खेलने लगी थी। लेकिन इस पूरे सीन में कांग्रेस की चुप्पी हर जागरूक व्यक्ति को खटकने लगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी लीग की नीतियों का विरोध करने लगे। उन्होंने वो मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीतियों और तत्कालीन सरकार की कार्यप्रणाली का हर मोर्चे पर विरोध दर्ज कराया अपना। तत्कालीन सरकार द्वारा बंगाल विधानसभा में कलकत्ता म्युनिसिपल बिल रखा जाता है, जिसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान था। दरअसल लीगी सरकार द्वारा हिंदू बहुल क्षेत्रों में हिंदुओं की भागीदारी को सीमित करने की एक साजिश बताई जाती है, जो आपका लेख जो लिखे जाते हैं इससे जुड़े हुए। इसका विरोध लगातार डॉक्टर मुखर्जी कर रहे थे। लेखक और रिसर्च करने वाले लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर जो लेख लिखे हैं उनमें इन बातों का जिक्र जरूर आता है कि डॉक्टर मुखर्जी ने इस बिल का सर्वाधिक मुखर विरोध किया था। साल 1937 से साल 1941 तक की बात करें, अंग्रेजी शासन फूट डालो राज करो की नीति पर अमल करने लगी थी, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी उनकी नीयत को तो पहले ही भाप चुके थे। जिसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1941 में बंगाल को मुस्लिम लीग की चुंगल से मुक्त करवाया और फजलुल हक के साथ गठबंधन करके नई सरकार बनाई। इस सरकार में डॉक्टर मुखर्जी के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह साझा सरकार श्यामा हक कैबिनेट के नाम से मशहूर हुई। इस सरकार में डॉक्टर मुखर्जी वित्त मंत्री बने थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कामकाज का तरीका बहुत प्रभावी था, जो लगातार आर्थिक विकास और स्वतंत्रता की पैरोकारी कर रहे थे। बस यही बात अंग्रेजों को खटकने लगती है। ब्रिटिश राज में लगातार समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने की कोशिश जारी रही, जिससे डॉक्टर साहब का मन वो खिन्न होता गया। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इधर बंटवारे की मांग भी जोर पकड़ने लगी। बंगाल और पंजाब को लेकर कहा जा रहा था कि ये दोनों के दोनों हिस्से पाकिस्तान को मिल जाने चाहिए। इसको लेकर वो डॉक्टर मुखर्जी ने लगातार विरोध करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने बंगाल में ही हिंदुओं को एकजुट करना शुरू किया, जिससे कि आवाज को और मुखर बनाया जा सके, जिससे जो बंगाल और का जो विलय पाकिस्तान में हो सके उसको कैसे भी करके रोका जा सके। उसमें वो लगातार अपनी भूमिका निभा रहे थे। हिंदुओं की ताकत को एकजुट करके डॉक्टर मुखर्जी ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाल का पूरा हिस्सा जाने का विरोध किया, साथ में मिलकर सबके। लेकिन हिंदुओं के अधिकारों को लेकर वो अपनी मांग और आंदोलन पर इसके साथ साथ अडिग रहे। लिहाजा बंगाल विभाजन संभव हो सका और बंगाल में उनके नेतृत्व कौशल ने उन्हें राष्ट्रीय फलक पर ला दिया, क्योंकि वो जिस तरीके से तमाम हस्तियों के साथ बंगाल का पूरा पाकिस्तान में विलय पर विरोध कर रहे थे, उसके बाद वो वो राष्ट्रीय फलक पर आ जाते हैं। इधर डॉक्टर मुखर्जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन गए। पूरे देश में हिंदुओं की सशक्त आवाज बनकर वो उभरने लगे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर मुखर्जी को हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुने जाने पर स्वयं महात्मा गांधी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि पंडित मालवीय के बाद हिंदुओं को एक सही नेता की जरूरत थी और डॉक्टर मुखर्जी के रूप में उन्हें एक मजबूत नेता मिला है। साल 1947 की बात करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तो खुद महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने डॉक्टर मुखर्जी को तत्कालीन मंत्रिपरिषद में शामिल करने की सिफारिश की, जिसके बाद डॉक्टर मुखर्जी देश के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने।
छोटे से कार्यकाल में डॉक्टर मुखर्जी ने भावी भारत के औद्योगिक निर्माण की दिशा में एक मजबूत बुनियाद रखने का काम किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड इंडियन पॉलिटिक्स नाम की किताब में उनके द्वारा जो बहुत कम वक्त में किए गए क्रांतिकारी विकास के कामों का बहुत विस्तार में चर्चा किया गया। वहां बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई आने वाले वक्त में औद्योगिक क्रांति के लिए। कुल मिलाकर औद्योगिक विकास की मजबूत नींव के सूत्रधार जो हैं उस किताब के मुताबिक डॉक्टर मुखर्जी माने जाते हैं। डॉक्टर मुखर्जी का कार्यकाल जो है वो नेहरू कैबिनेट में बहुत कम वक्त रहा। उन्होंने साल 1950 में अप्रैल के महीने में पंडित नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इसके पीछे का जो कारण है वो भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि डॉक्टर मुखर्जी लगातार तुष्टीकरण का विरोध कर रहे थे और लियाकत नेहरू पैक्ट को जो है वो हिंदुओं के साथ छलावा मानते थे, और इसी बात पर उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का फैसला किया और इस्तीफा दिया। डॉक्टर साहब का मन इस बात से खिन्न था कि जिस पाकिस्तान ने हिंदुओं के साथ इतनी बर्बरता की, हिंदुओं को प्रताड़ित किया, लगातार उन्हें कुचलने की कोशिश हुई, उन्हें शरणार्थी बनने पर मजबूर होना पड़ा, उस पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की जगह इस तरह के समझौतों पर हस्ताक्षर करना उन्हें अनुचित मालूम पड़ा। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए काम करने वाले डॉक्टर मुखर्जी लगातार प्रयासरत थे कि हिंदुओं को उनकी आवाज उठाने का मंच प्राप्त हो। जो तुष्टीकरण उन्हें दिख रहा था उसके विरोध में वो मन ही मन राजनीतिक विकल्प तलाश रहे थे। उधर पंडित नेहरू हिंदू महासभा का लगातार विरोध कर रहे थे। डॉक्टर मुखर्जी को हिंदू महासभा छोड़ने के लिए उन्होंने पत्र भी लिखा। इधर गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर लगे प्रतिबंध की वजह से देश का एक तबका यह मानने लगा था कि देश में राजनीति में कांग्रेस का विकल्प होना भी जरूरी है, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस ही एकमात्र दल थी और वो लगातार अपने हिसाब से फैसले किए जा रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद आरएसएस के तत्कालीन सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर ने के सलाह से जो मिलने के बाद से जो है डॉक्टर मुखर्जी ने जनसंघ के गठन का मन बना लिया। उधर दीनदयाल उपाध्याय भी लगातार संघ के प्रचारक के रूप में कामकाज को देख रहे थे। साथ ही उन्होंने जो है उस वक्त उन्होंने लखनऊ से राष्ट्र धर्म के नाम से मासिक पत्रिका शुरू की थी। उन्होंने उसके बाद जो है उसके बाद में जो है वो पांचजन्य और स्वदेश भी उन्होंने निकाला। वो किसी में भी अपना नाम एडिटर के तौर पर नहीं देते थे। उधर संघ प्रमुख की सलाह पर जनसंघ की गठन का मन डॉक्टर मुखर्जी बना ही चुके थे। 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में एक छोटे से कार्यक्रम में भारतीय जनसंघ की नींव पड़ी और डॉक्टर मुखर्जी उसके पहले अध्यक्ष चुने गए। दीनदयाल उपाध्याय को आरएसएस से इसमें भेजा गया, उन्हें प्रमोट किया गया एक तरीके से। दीनदयाल उपाध्याय को प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया, जिसके बाद शुरू हुई देश में विकल्प की राजनीति। अब हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि किस तरीके से संघ का भारत भर में विस्तार होता है, बंगाल में किस तरह की उस दौर में राजनीति होती है, जनसंघ का सफर कैसा रहा, जनसंघ बीजेपी कैसे बनी, यह सब कुछ आपको हम अगले एपिसोड में बताएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।